अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ खान और ARM के लेक्चर 41 में आज जो मेजर डिस्कशन टॉपिक है वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कंडक्ट क्यों करते हैं, होता क्या है और इसमें हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कैसे करते हैं और SPSS में उसको रन कैसे करते हैं, हम आज सीखेंगे। फर्स्ट के ऊपर exploratory factor analysis is generally used to discover the factor structure of a measure. Factor structure of measure mean कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास लेटेंट वेरिएबल होता है और दूसरा हमारे पास मैनिफेस्ट या ऑब्जर्व्ड वेरिएबल या जिसको हम आइटम भी कहते हैं वो होता है। जो आइटम्स होते हैं ये मेजर करते हैं लेटेंट वेरिएबल को, यानी कि जब हम आइटम्स को एक्यूमुलेट करते हैं तो उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, लेटेंट वेरिएबल को। तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की वजह से हम फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ मेजर को डिस्कवर कर सकते हैं। सेकंड, इंटरनल रिलायबिलिटी हम इससे एग्जामिन कर सकते हैं और अगर रिसर्चर के पास प्रीवियस लिटरेचर में से या डिफरेंट प्रीवियस रिसर्च थीसिस या पेपर्स में से कोई रिसर्च मॉडल नहीं है तो इन दिस केस हम उन फैक्टर्स को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। मीन टू से कि अगर हाई वैलिडेट मेजरमेंट रिसर्च के अंदर यूज़ नहीं हुआ देन वी यूज़ एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। अगर जो रिसर्च मॉडल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं अगर वो ऑलरेडी डिफरेंट लिटरेचर के अंदर उसको यूज़ हो चुका है और उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, इन दिस केस हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को फिर जो है वो उसको यूज़ करते हैं जो कि हाई वैलिड यूज इंस्ट्रूमेंट हो। इसके लिए फिर हम कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। EFA करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। EFA का मकसद होता है कि हम अपने डेटा को रिड्यूस कर सकें, जो हमारे आइटम्स हैं जो कि सही तरीके से किसी और लोड नहीं हो रहा है या कहीं और जगह पे लोड हो रहे हैं तो हम उसको रिड्यूस कर सकें उस डेटा को। इसमें हम नॉर्मली तौर पे जो टेस्ट यूज़ करते हैं उसमें फर्स्ट के ऊपर है कीमो टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ सैंपल एडिकेसी है। इसमें हम ये एग्जामिन करते हैं कि हमारा जो डेटा है या सैंपल ऑफ द स्टडी है वो फैक्टर एनालिसिस के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर उसकी वैल्यू 0.5 यानी कीमो की जो वैल्यू है 0.5 से अबव है तो इन दिस केस हम ये कहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो अप्रोप्रिएट है फॉर द फैक्टर एनालिसिस। अगर लेस है इन दिस केस हम कहते हैं कि जो सैंपल है वो नॉट इनफ है फॉर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, यानी इनअप्रोप्रिएट है फॉर द फैक्टर एनालिसिस के ऊपर। सेकंड जो हम इसमें टेस्ट करते हैं वो है बार्टलेट टेस्ट ऑफ सेपरेसी। अब इसमें हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं हाइपोथेसिस को दैट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड इन द पॉपुलेशन। मतलब कि हमने यहाँ पे कोरिलेशन देखना है कि उस वेरिएबल का अपने साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है और दूसरे वेरिएबल के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। मीन टू से अगर हमारा जो वेरिएबल है अपने साथ मतलब कि R इज इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो इट्स मीन दूसरों के साथ उसका जो कोरिलेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसमें हम ये देखते हैं रिजल्ट के अंदर कि अगर 0.05 से लेस है तो हम उसको सिग्निफिकेंस डिक्लेयर करते हैं और अगर
0.05 से अबव है तो हम इसको इनसिग्निफिकेंस कहते हैं। इसके बाद इगन वैल्यू क्या है? द इगन वैल्यू शोज द टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय ईच फैक्टर। जो टोटल वेरिएंस है ईच फैक्टर को एक्सप्लेन करता है और शो करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो वैल्यू है वो अगर और देन 1 है, आर सेलेक्टेड फॉर फर्दर एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। फैक्टर लोडिंग क्या है? फैक्टर लोडिंग जो है वो कोरिलेशन है बिटवीन फैक्टर एंड वेरिएबल। कोरिलेशन क्या होता है कि रिलेशनशिप हम चेक करते हैं कि आया इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो फैक्टर लोडिंग शो क्या करता है? हाउ वेल द आइटम रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग फैक्टर, या किस तरीके से वो जो आइटम्स हैं वो अपने अंडरलाइंग जो फैक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मूव करते हैं SPSS की तरफ। अब SPSS में हम किस तरीके से एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं। एनालाइज के ऊपर हमने जाना है और एनालाइज में आप यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन एंड देन क्लिक ऑन फैक्टर। तो ये हमारे पास जो है वो एक टेबल जो है वो जनरेट हो गया। मैं इसको रीसेट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है? जो भी हमारे आइटम्स हैं, अब FK1 से हमारे आइटम्स हैं और ये जो हमारे आइटम्स हैं ये यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है और जो आपका हमारा लास्ट आइटम है वो SB8 है और इसको इंसर्ट कर देना है टेबल के अंदर। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने यहाँ पे जो है कोरिलेशन मैट्रिक्स के अंदर कीमो टेस्ट एंड बार्टलेट टेस्ट ऑफ सिप्रेसिटी, इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू। इसके बाद एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन में हमारे पास जो है वो मोस्टली हम मेथड यूज़ करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड। इसके अलावा अदर मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे बेस ऑन इगन वैल्यू 1, जिस तरह के हमने पहले भी पढ़ा कि अगर हमारे पास जो है हम एक तो नॉर्मली तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं, ये भी कर सकते हैं कि हम अपने आइटम में से कितने फैक्टर्स को जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे उसका जो है वो लिख सकते हैं कि हम इन आइटम से इतने फैक्टर्स जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली तौर पे हम बेस्ड ऑन द इगन वैल्यू को ही सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ हम कंटिन्यू। इसके बाद दैट के ऊपर रोटेशन का ऑप्शन है। तो रोटेशन के ऑप्शन में यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड है, लेकिन हमने वेरी मैक्स मेथड को ही सेलेक्ट करना है और इसके साथ हमने कंटिन्यू को क्लिक करना है। स्कोर में हमें एज इट इज़ ही रहने देना है, कुछ करना नहीं है आपने, ठीक है, एज इट इज़ रहने देना है। ऑप्शन में हमने जाना है। ऑप्शन में हमारे पास जो है अब दो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट बाय साइज है और यहाँ पे हमें स्मॉल कोफिशिएंट। तो सॉर्ट बाय साइज को ही हम फर्स्ट के ऊपर देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम स्मॉल कोफिशिएंट के तौर पे भी टेबल को जनरेट करते हैं। तो मेनली हमारे पास जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास 0.110 तक जो वैल्यू होगी वो टेबल के अंदर शो होगी, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और कोई वैल्यू हम देते हैं 0.5, तो 0.5 से अबव या 0.5 वाली वैल्यू शो होगी, उससे लेसर वाली वैल्यू जो है वो रोटेशन के टेबल में शो नहीं होगी। तो हम फर्स्ट के ऊपर पहले क्लिक करते हैं कंटिन्यू और उसके साथ ही आपने ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया तो आप यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर देख सकते हैं जो पहला टेबल है केमो का, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.783 है, जो कि शो करवाती है कि ये क्या है, हमारा जो डेटा है वो एप्रोप्रिएट है फॉर द फैक्टर एनालिसिस के लिए, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड हमने बात की वो 0.5 होने से अबव होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे हम बार्टलेट टेस्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं।
अब इसमें हमारे पास ये सेकंड है, इसमें कम्युनिटी इसमें से हमारे पास 0.5 से अबव होनी चाहिए, अदरवाइज हम रिमूव कर लेते हैं। हमारा जो मेन टेबल है इसमें ये हमारा टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है, जो मेन चीज़ें वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखना है जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो कितने जनरेट हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैं वो 13 जो फैक्टर्स हैं, मतलब कि वो जनरेट हो चुके हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसमें है एक्सट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ द सिक्योर्ड लोडिंग और रोटेशन सम है। तो हमने रोटेशन सम्स को ही जो है वो चेक करना है, कंपोनेंट मैट्रिक्स को नहीं देखना, रोटेशन को। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास SC5 SC6 यहाँ पे वैल्यूज उनकी दी है 0.7 0.7 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें हमारे पास जो वैल्यू होंगी 0.5 से कम, ठीक है, हम उसको रिमूव कर देंगे उन लोडिंग्स को। तो यहाँ पे अब तमाम वैल्यूज है, तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करना। तो हम एक दफ़ा फिर जाते हैं SPSS की मेन फाइल में, और यहाँ पे हम एनालाइज फिर डायमेंशन रिडक्शन और फैक्टर, और जैसे ही हम फैक्टर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फैक्टर के अंदर यहाँ पे हम ऑप्शन, और ऑप्शन में आप हम सेलेक्ट करते हैं प्रेस स्मॉल कोफिशिएंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं 0.5, ठीक है, कि जो 0.5 है उससे अबव हो वो शो होनी चाहिए। तो जैसे ही ओके किया हमारे पास ये टेबल आ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स के अंदर। अब इस टेबल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास F1 F2 F3 इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो लोडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन F5 जो है ये किसी और जगह पे लोड हो रहा है, और इसी तरह से FK4 और जगह पे लोड हो रहा है, FK5 ठीक लोड हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आती है कि हमने अपने जो डेटा में इन जो फैक्टर्स हैं, लोडिंग जो हुई हैं, इनको हमने सेलेक्ट करना है, इसको रहने देना है, रिटेन रखना है, और इसको हम क्या करेंगे, या तो हम इसको रिमूव करेंगे या फिर ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर देखें FS1 FS2 और 3 इनकी वैल्यू जो है वो सही जगह पे लोड हो रही हैं, लेकिन FS4 और 5 की जो वैल्यू है ये और जगह पे लोड हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास IS1 IS2 IS3 का अगर हम यहाँ पे बात देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ही शोज नहीं हो रही। इट्स मीन कि इनकी जो वैल्यूज है वो 0.5 से कम है। अगर 0.5 से कम है, इन दिस केस ये यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो हम इस तरह की जो वैल्यूज होंगी हर आइटम्स के ऊपर जो लोडिंग, अगर वो 0.5 से कम है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, या फिर अगर ये किसी और जगह के ऊपर, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब अगर IS की हम बात करें तो स्मॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 3 आइटम्स हैं IS 6 7 8 यहाँ पे लोड हो रही हैं, और कुछ यहाँ पे लोड हो रही हैं, और कुछ जो हैं वो यहाँ पे लोड हो रही हैं। तो ऐसी आइटम्स जो कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर लोड हो रही हैं, तो हमने जो वो आइटम्स जो कि एक या दो जगह के ऊपर एक ही जगह पे लोड हो रही हैं, ठीक है, एक ही जगह पे लोड हो रही हैं, हमने उन आइटम्स को रिटेन करना है, और जो बाकी आइटम्स हैं जैसे कि ये वाली आइटम्स हैं हमने इसको रिमूव कर देना है। इसी तरीके से जब हम मूव करेंगे, ये लास्ट में अगर हम देखें यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लास्ट दफ़ा फिर इसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि SB4 में अगर आप देखें SB5 और SB7 SB8 ये प्रॉपर वे से जो है ये क्या हो रही हैं, अपलोड
यहाँ पे हो रही हैं एक ही जगह के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें 6 के ऊपर अगर हम जाएं, यहाँ पे अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं SB6 यहाँ पे कोई चीज़ अपलोड नहीं हुई, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.5 से कम है, तो हम SB6 को रिमूव कर देंगे। इस तरह SB1 2 3 हम इनको भी रिमूव करेंगे क्योंकि ये किसी और जगह के ऊपर जो है वो लोड हो रही हैं। तो इससे हमें पता चलता है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हम क्या सोच रहे थे और जो रिस्पोंडेंट है वो क्या सोच रहे थे, और रिसर्च मॉडल के मेजरमेंट के हवाले से। तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जो है ये हमें जो है ये बताता है कि हम किस तरीके से वो लोडिंग्स, वो फैक्टर्स जो किसी और जगह पे लोड हो रहे हैं या जिसकी वैल्यू कम है, हम उसको अपने डेटा में से किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाइएगा ताकि आपको बर वक्त वीडियो और लेक्चर्स आप तक पहुंच सके।